अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि बिल्कुल जी हम नाश्ते में एक लुकमा नहीं ले रहे होते और वेट कर रहे होते हैं कि जी जैसे ही कलेजी, जिगर, जुबान और ये ऑर्गन मीट खास तौर पे जैसे ही बनेगा हम अपने नाश्ते का आगाज इस चीज़ से करेंगे। अच्छा, जो तो है बिल्कुल हेल्दी लोग जिनको कोई कोलेस्ट्रोल का मसला नहीं, यूरिक एसिड का मसला नहीं, गाउट का मसला नहीं, कोई जिगर का मसला नहीं है, उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस ईद के दिन सेफ है कि वो क्या करेंगे, अपने दिन का आगाज अपना नाश्ता जो है वो ऑर्गन मीट से करें। अच्छा, अब जो जिन बीमारियों के मैंने नाम लिए, अगर इनमें आप अगर डायरेक्ट ऑर्गन मीट, वैसे ही उनके लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ऑर्गन मीट के अंदर कोलेस्ट्रोल की तादाद, चर्बी की तादाद और उसके साथ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो उनकी उस बीमारी को मज़ीद ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने दिन का आगाज़ ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ से नहीं करना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ईद के तीनों रोज़ आप हेल्दी रहे तो एक आपने प्रैक्टिस करनी है कि जैसे नाश्ता है या दिन का आगाज़ है, उसमें आगाज़ आप किसी फाइबर वाली चीज़ से कर लें। आप क्या करें कि गिलास के अंदर चिया सीड डाल के पी सकते हैं, दही के अंदर थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डाल के खा सकते हैं, भिगोई हुई 2 खजूरें जो है पानी के अंदर वो खा सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, एक बार ज़रा आपकी गट क्लियर हो जाएगी क्योंकि पूरा दिन हमने आम दिनों की बनिस्बत ज़्यादा प्रोटीन का अल्कलाइन वाली चीज़ें। जी जी, ये वो सारी चीज़ें होगी जो अल्कलाइन वाली हैं। अल्कलाइन वाली हैं, बिल्कुल ज़बरदस्ती वो हमारी एसिड बेस। अच्छा, मगर एक और मसला आता है ना, जैसे लोग ये कहते हैं कि जो कलेजी और दिल है, ये आर्गन वाली चीज़ें, इसमें जो आयरन है वो, फिर उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो लोगों को ये भी होता है ना कि अब ये खा लें। अब कुछ जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग ये बात कर रहे होते हैं कि अगर तुम लोग ये खा रहे हो, कुछ जो मोटे बच्चे हैं, जो मोटे घर के अफराद हैं, तो उसके साथ सैलड वगैरह खा लो, तो लीमू का इस्तेमाल कर लो, तो फिर बैलेंस। तो ये सब मिथ है या हो जाता है? बिल्कुल जी, आयरन की, क्योंकि जो ऑर्गन मीट है उसके अंदर आयरन, बी कॉम्प्लेक्सेस, जिंक, मैग्नीशियम बड़ी अच्छी तादाद में मौजूद होता है, लेकिन आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए अहम है कि उसके ऊपर विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए। तो बिल्कुल जी, लीमू का इस्तेमाल किया जा सकता है और पकाने के प्रोसेस में ज़रूरी है कि आप ऊपर सिरका और नमक और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पपीता पाउडर। पपीता जो होता है वो नेचुरल टेंडराइजिंग करता है। हम अक्सर टेंडराइज मसाले डाल रहे होते हैं और वो इतने शदीद उसके अंदर केमिकल्स होते हैं कि जिसकी वजह से ईद की रात या दूसरे दिन ही हमारा पेट खराब हो जाता है। तो आप जैसे पपीता है, ये सूखे हुए पपीते आसानी टेंडराइजिंग मिल जाता है, तो इसको इस्तेमाल करें और ऊपर विटामिन सी और साथ सैलड का इस्तेमाल, वो तो आपने लाजमी श्योर करना है कि अगर आपकी प्लेट का जो चौथा हिस्सा है वो गोश्त से भरा हुआ है तो आपकी आधी प्लेट जो है वो सैलड से भरपूर होनी चाहिए ताकि आपकी डाइजेशन। और उसके साथ साथ अगर वो लोग, अब जैसे ईद का रोज़ होता है, घर में एक ही हांडी या 2 हांडियाँ पक रही होती हैं, तो उसमें घर में यूरिक एसिड के पेशेंट भी हैं, शुगर वाले पेशेंट भी हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी पेशेंट हैं। उन लोगों ने क्या करना है, एक तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि जब वो ऑर्गन मीट या फिर गोश्त का इस्तेमाल करें, पहले 2 गिलास पानी पिए, नॉर्मल पानी जो है वो 2 गिलास पिया जाए और उसके बाद जो गोश्त की तादाद है वो कम रखी जाए, जैसे शोरबा वाला गोश्त हो गया या शोरबा वो ज़्यादा लिया जाए। और उसके साथ उन्होंने अदरक और कोशिश करनी है लीमू और पुदीना, तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि वो एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिस में जाके ऑलरेडी यूरिक एसिड की सोजिश और ये वाली सारी चीज़ें जो है हो रही होती हैं, तो वो उस सोजिश को रिड्यूस, और साथ दही का इस्तेमाल, क्योंकि दही जो है वो प्रोबायोटिक है, तो वो उनकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट रखेगा। तो इसलिए कोशिश करनी है ये वाली प्रैक्टिस के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़रा सेफ रहेगा। बता, मुझे बताएं, दुम्बे का गोश्त और बकरे का गोश्त जो होता है, इनकी ग़िज़ाई अगर फ़र्क को हम देखें तो क्या है? दुम्बे का गोश्त जो है वो ऑटोमेटिकली, जैसे दुम्बा हमें दिख भी रहा होता है, उसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन बकरे के। अच्छा, अब होता है कि अगर फैट का कंटेंट ज़्यादा है, एक फैट तो वो है जो चर्बी ऑटोमेटिकली जो गोश्त के साथ भी लग गई है, और चाहे हमने उस गोश्त को जितना भी लीन कर लिया है लेकिन फिर भी उसके अंदर फैट की तादाद मौजूद है। तो वो क्या होगा कि वो जब गोश्त पकेगा, ऑब्वियसली थोड़े से ऑयल में भी पकना है, तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो जिगर की बीमारियां हैं, वो लोग जिनका ALP और ALT लिवर फंक्शन जो एंजाइम्स हैं वो ऑलरेडी ख़राब है, यूरिक एसिड का मसला है, कोई गुर्दे का मसला है, तो उसमें जो है वो ख़तरनाक साबित होगा। तो इसलिए जो बकरे का गोश्त होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रोल की तादाद ज़रा कम होती है, आयरन का कंटेंट दोनों में ज़्यादा
होता है, बी कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ऐसे अफराद जिनको ये इस तरह का कोई मसला है वो लोग कोशिश करें कि दुम्बे का गोश्त अवॉइड करें और बकरे का गोश्त, और अगर दुम्बे का गोश्त खाना ही है तो कोशिश की जाए कि बिल्कुल वो जो हमारे पेशावरी स्टाइल में, शिनवारी स्टाइल में कि होता है ना कि पहले ऊपर से एक्स्ट्रा ज़रा चर्बी टमाटरों के साथ वो भून रहे होते हैं कि लज्जत वाला जो चीज़ हो, तो ये वाले फैक्टर को ज़रा पीछे रखें। और अच्छा, मोस्टली लोग रोस्ट होता है ना, जो चर्बी में ही अंदर पकाया होता है, हाँ और सिर्फ नमक लगा के तो उसको दम पे रख देते हैं, क्योंकि तो देखिए वो जो तो फैट है वो ही ऑयल है, वो जब पक रहा होता है, पकने के प्रोसेस के दरमियान ही वो ऑयल बन जाता है। लेकिन एक चीज ये होती है, अच्छा फिजा इसमें एक चीज और भी बहुत होता है, बहुत कोई नहीं, कल से शुरू है इंशाल्लाह काम, तो वो तो चलता रहेगा 3 दिन हफ्ता। ये बातें ना सिर्फ मैं और आप बैठ के टीवी पे ही करेंगे, देखिएगा कुर्बानी होने दे, उसके बाद मैं और आप सबसे पहले टूटेंगे। ग्रिल हुआ बारबेक्यू हो रहा हो घर में यार, तो वो थोड़ी सी चर्बी वाली बोटी रखनी होती है, एक बोटी, फिर एक और बोटी, फिर एक शिमला मिर्च, ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ा प्याज, फिर टमाटर, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी अंदर उसके अंदर लंबी वाली हरी मिर्च भी सीधी ना ऐसे करके डाल वो दो, तो बहुत मजे की कोयले फिर एक चर्बी वाली बोटी भी डाल दो, और फिर उसको सीख में कोयले में आए हाय, अब बताओ मजे की लगेगी ना। बिल्कुल। तो ये खाने का दिल तो कर, खा लें। अच्छा देखें, बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज़बरदस्त बात है कि अगर आप ग्रिल गोश्त खाते हैं ना तो उसका इतना नुकसान नहीं है। मैं गोश्त की बात है, मैं चर्बी की बात कर रही हैं आप, ठीक है। तो अगर जो चर्बी है, देखें वो नुकसानदेह ही है, लेकिन यह है कि अगर आप अंडर वेट हैं या आपका वेट नॉर्मल है और आपको कोई क्रॉनिक मसला नहीं, कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है, तो उसमें बिल्कुल सेफ़ है। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसमें अगर आप एक दिन खा भी लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो आप ज़रा कोशिश ये करें कि बीच में 2 बोटियाँ गोश्त की फ़िक्स करें और 1 चर्बी की फ़िक्स करें, और बीच में भरपूर सब्जियां लगाएं और साथ धनिया की चटनी हो तो आप इस्तेमाल करें, तो फिर उसका कोई इशू नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, अक्सर घरों में आप पता है ईद पे काम ख़राब कहाँ से होता है, 2 चीज़ों से काम ख़राब होता है। सबसे पहली चीज़ कि जब आप लोग गोश्त के 3, 4, 5 डिशेस बना लेते हैं, मतलब सीख कबाब भी बना लिए हैं, गोश्त भी बना लिया, पुलाव भी बना लिया है, उसके साथ जी कबाब है, हर 5 से 6 आइटम्स गोश्त की बन गए। एक ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और दूसरी मिस्टेक जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं, अब आप जस्ट इमेजिन, फिजा ये आपने प्लेट इमेजिन करनी है, और आपको खुद माशाल्लाह न्यूट्रिशनल नॉलेज भी है तो आपको बड़ा अच्छा, एक प्लेट है जो भुने हुए गोश्त से भरी हुई है, साथ एक फुल पेप्सी या एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक का ग्लास है, साथ जो है वो खमीरी रोटी है, साथ खीर है, और उसके साथ ना सलाद है ना दही है। तो आप खुद सोचें उसको खाने के बाद क्या 2 घंटे के बाद आपका स्टमक अपसेट नहीं होगा? सफ़ेद मैदा कॉन्स्टिपेशन करेगा, गोश्त कॉन्स्टिपेशन करेगा, उसके ऊपर अगर लेमन नहीं डाला, साथ सलाद नहीं रखा, साथ आपने फिर कार्बोनेटेड सोडा ले लिया जो कि क्या करेगा, आपकी बॉडी के एसिड बेस को ख़राब कर देगा,